जय हिंद एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, है ना। सो वी ऑल नो कि हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करते हैं, टारगेट्स फॉलो करते हैं डेली, है ना। और मैं इनको कभी टारगेट्स नहीं बोलता, आई कॉल देम ड्रिल, है ना। क्योंकि टारगेट्स में देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी कि तुम 80 से 90% भी कर लोगे दैन इट इज़ ओके, बट इन द फॉज वी यूज़ ड्रिल। ओके, ड्रिल मीन्स 100%, 100% ही करना है ना। 80 से 90% का कोई स्कोप नहीं होता फौज में। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं डेली, ठीक है। मैं टारगेट्स देता हूँ, तुम लोग करते हो, दैट्स ओके। बट अभी मैं क्या करूँगा, पॉलिटी के चैप्टर वाइज वीडियोज़ एंड नोट्स शेयर करूँगा। ओके, जिससे क्या होगा, एंड टाइम पे एक तो आपका क्विक रिवीजन हो सकता है थ्रू द नोट्स, और वही वीडियोस जिनको लक्ष्मीकांत समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, उनको लक्ष्मीकांत अच्छे से समझ आ जाएगी, और जिन्होंने बुक पढ़ ली है उनका रिवीजन सही हो जाएगा। दैट्स वाई मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, तो देखिए जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर बना है दैट इज़ अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो देखिए हम सबको पता है ब्रिटिशर्स आए, दे रूल्ड ओवर अस, है ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देन एट दैट टाइम हम कंपनी रूल के अंडर थे, है ना। उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो चीज़ें ख़राब हुई, है ना। तो फिर से चीज़ों को ब्रिटिशर्स अपने फेवर में करने के लिए क्या किया उन्होंने, कंपनी रूल हटा के क्राउन रूल लेके आए, ठीक है, 1858 से एंड 1947 तक, और इसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब देखिए हम सब कुछ एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। आई क्रिएटेड द नोट्स, ठीक है। आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है देन यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक। बाकी ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके, तो पहले हम बात करेंगे कंपनी रूल की, ठीक है। तो देखिए जब कंपनी रूल चल रहा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो हम सबको पता है एक तो बंगाल, एक आपका मद्रास और बॉम्बे, ये 3 जगह थी, है ना, जहाँ पे गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इन 3 जगह से, या फिर मैं करूँ इन 3 लोकेशन से पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। बट क्या हुआ, इन 1773 एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट क्या होता है, बेसिकली एक पेज जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कुछ लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है, दैट इज़ एक्ट। ओके, तो इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि पहले तो क्या था, तीनों जगह पे, जैसे मैंने बताया, इन तीनों जगह पे क्या था, गवर्नर था। अब इस एक्ट में बोल दिया कि जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है वो अब सिर्फ गवर्नर नहीं है, वो गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो इन 3 में से एक को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब बाकी 2 से थोड़ा सुपीरियर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक लोकेशन को बाकी 2 से सुपीरियर बना दिया तो उस लोकेशन के पास ज़्यादा पावर आ गई होंगी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का, वो क्या हो गया, सेंट्रल हो गया, है ना। किसी एक पॉइंट पे अगर आपके पास पावर्स ज़्यादा हैं, जैसे अभी आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से ज़्यादा पावर है ना। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही है। इसी तरह यहाँ पे था, ठीक है। बॉम्बे मद्रास से ज़्यादा पावर दे दी गई थोड़ा इसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट ये भी है इस एक्ट का कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन इसी एक्ट से आई, ठीक है। बात क्लियर है। तो अब पोस्ट चेंज हुई है तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो होती है जो लॉज को एग्जीक्यूट करती है ना, जो उनको एनफोर्स करती है, दैट इज़ योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, अब जब कलकत्ता जो बंगाल है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई हैं, देन ब्रिटिशर्स विल डू व्हाट, वो इसको थोड़ा और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट भी खोला गया वो भी कहाँ पे खोला गया, कलकत्ता में। इस एक्ट के आने के 1 साल बाद, याद रखना 1774 में जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट खुलेगा ब्रिटिशर्स के अंडर वो है कलकत्ता में। बात समझ में आ रही है। इसके बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कि कुछ मेंबर्स थे। इनका काम क्या था, ये कमर्शियल अफेयर भी देखते थे। कमर्शियल अफेयर मतलब
ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, ट्रेड करने, है ना। तो उनके जो कमर्शियल अफेयर थे वो भी यही देखते थे, बट उनका इंटरेस्ट किस में भी आने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो जब बाद में जब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालने लगे, देन पॉलिटिकल जो अफेयर्स जो क्रिएट हुए उनको भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देखता था। तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्टेबलाइज हुआ, ठीक है। फाउंडेशन रखा गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इसका नाम चेंज हुआ, फर्स्ट ये था, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट के थ्रू खुला है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जब भी कोई एक्ट आता है, देखिए उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लाइक यू सी, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हमें फील होता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कमी रह गई है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों को टाइम के साथ चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही इस 1773 के एक्ट में ब्रिटिशर्स को लगा कि कुछ कमी है, तो एक नेक्स्ट एक्ट आता है जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट। ये आएगा 1781 में। किस लिए? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एफ कैट में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 4 एक्ट्स के नाम लिखे होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट दिस एंड चार्टर एक्ट दिस। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अमेंडिंग एक्ट जो 1781 है उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया? इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, इसने एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को ज्यूरिडिक्शन से, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। देखिए हमको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू करता इनके डिसीजंस को, तो ये अपने मन की मर्जी नहीं चला सकते थे, है ना, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रह जाते। तो ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव यही था कि वो ढंग से राज करें, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उन गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब ये अब जो भी रूल बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता, है ना। तो कुल मिला के बात क्या है, ये अपनी मनमर्जी चलाना चाहते थे, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, इसने एम्पावर कर दिया गवर्नर जनरल को कि वो रेगुलेशंस बना सकता है प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स के लिए। देखिए जैसे अभी पूरा इंडिया है ना, एज ए सेंट्रल पावर, और हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं। ऐसी पहले जो स्टेट्स वाला पार्ट है ना उसको बोलते थे प्रोविंसेस, है ना। मतलब इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको प्रोविंसेस बोलते थे। तो इसने एम्पावर किया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है ना, वो इन प्रोविंसेस के लिए भी एक्ट्स बना सकते हैं, है ना, रेगुलेशंस बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट का काम क्या था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है उनकी पावर को बढ़ाना, है ना। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया, उनको पावर दे दी प्रोविंसेस के लिए भी रूल बनाने की, ठीक है। तो ये इस एक्ट का काम था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, है ना। ये 1781 में आया, इसके 3 साल बाद 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या किया, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो आपके कमर्शियल फंक्शंस भी देख रहा था और पॉलिटिकल फंक्शंस भी देख रहा था। बट इसने क्या किया, कमर्शियल फंक्शन के लिए अलग और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए अलग बॉडी। तो जो पहले बॉडी बनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको बोल दिया कि भाई तुम कमर्शियल फंक्शन देखो बस, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए हम एक नई बॉडी बना देंगे, और उस नई बॉडी का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो देखेगी क्या, आपके पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ऐसे क्या हो गया, 2 बॉडी हो गई ना, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब 2 लोग हैं जो अब क्या बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहीं से सिस्टम आया किसका, डबल गवर्नमेंट का। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कौन से एक्ट से आया है, पिट्स इंडिया एक्ट से 1784, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस एक्ट में यूज़ किया कि देयर इज़ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? इन्होंने ये वर्ड यूज़ कर लिया कि हाँ अब इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपनी पावर बढ़ा रहे हैं और इंडिया पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। बाई एनी एक्ट इनका काम यही है कि हम अपनी पावर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो आता है वो एक्ट ऑफ 1786 है। इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, है ना, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1793 का। इसमें एक ही बात खास हुई, इसमें क्या किया, इन्होंने ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। देखिए ट्रेड मोनोपोली क्या है,
कि जो भी इंडिया से ट्रेड होगा, ठीक है, इंडिया कहीं भी ट्रेड करे, ठीक है, ये सब किसके कंट्रोल में होगा? ब्रिटिशर्स के, या फिर मैं और स्पेसिफिक बोलूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया कि अगले 20 साल भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसने क्या किया, जो ट्रेड मोनोपोली इंट्रोड्यूस की थी लास्ट एक्ट में, उसको हटा दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। तो याद रखना आप, ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट के थ्रू अबॉलिश हुई है? दैट इज़ योर चार्टर एक्ट 1813। बट कहीं भी अगर चाय का ट्रेड हो रहा है, कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ, या चाइना से कोई भी ट्रेड हो रहा है, तो इन दो ट्रेड में अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ करते हैं हम इंडिया आने के लिए। और पता है इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था? इनको अलाउ कर रहे हैं ताकि ये लोगों को एनलाइटन कर सकें। अब इनसे ये पूछो, जो अपना जो वैदिक कल्चर है इंडिया का, दैट इज़ ऑल अबाउट एनलाइटनमेंट, ये क्या हमको एनलाइटन करेंगे? बट इनका मेन पर्पज़ क्या था? कि इनको क्रिश्चियन रिलीजन अपने यहाँ पे स्प्रेड करना था, दैट इज़ फोर, ताकि ये यहाँ पे रूल कर सकें, ठीक है। ये क्या एनलाइटमेंट करता हमारे, ठीक है। तो दिस इज़ योर चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो यहाँ पे ये शुरू हो जाते हैं भाई कि अपने लोगों को बुलाओ और क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करो, ठीक है, ताकि रूल करना इजी हो सके। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक्ट आता है, दैट इज़ योर चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए, अब जब इन्होंने चार्टर एक्ट 1793 लेके आए, तो इन्होंने 20 साल के लिए मोनोपोली बढ़ा दी थी, है ना। देन दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब हर साल से 20 साल में ही हर बार बढ़ाते रहते थे, जो भी करना था इनको, जो भी रूल आता था वो अगले 20 साल के लिए आता था। तो अब क्या होगा, जो आगे एक्ट्स आएंगे ना, वो भी हर 20 साल के बाद ही आएंगे, क्योंकि आगे वाले आने वाले जो 20 साल हैं उनके लिए रूल्स ये पहले एक्ट में बना चुके हैं, राइट। जैसे 1793 में जो रूल बने, अब ये अगले 20 साल चलेंगे। तो 20 साल बाद 1813 में एक एक्ट आया, अब ये अगले 20 साल चलने वाले हैं। देन 1833 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। तो जो पहले गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। देखिए, वहाँ पे तब भी बंगाल वर्ड था, ठीक है, अब इंडिया की बात हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो हैं विलियम बेंटिक, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो अब देखिए, पहले फिर भी बंगाल वर्ड यूज़ हो रहा था, है ना, बट अब सीधे इंडिया वर्ड यूज़ कर लिया है। तो जो बाकी के जो दो गवर्नर हैं, उनकी पावर्स क्या होंगी? डेप्राइव हो जाएंगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों की पावर क्या हो गई? डेप्राइव हो गई, कम हो गई, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, जो पहले एक्ट आते थे, 1813 का चार्टर एक्ट हुआ, ठीक है, या 1793 का चार्टर एक्ट हुआ, तो उसमें जो भी लॉज लिखे होते थे उनको ये बोलते थे रेगुलेशंस। बट इस एक्ट में जो लॉज लिखे हैं, इनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है एक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक सीडीएस में पूछे नहीं गए हैं, तो चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं ना। देखिए, बेसिक सब कुछ पूछ लिया है सीडीएस में, तो अब चांसेस हैं कि हाँ थोड़ा डीप आएगा। तो याद रखना कि जो भी 1833 से पहले एक्ट आ रहे थे, उनके लॉज हैं रेगुलेशंस, बट 1833 में जो लॉज आ रहे हैं वो हैं एक्ट, ठीक है। और ये इनका फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। क्यों? देखिए, सेंट्रलाइजेशन लोगों को कब फील होगा? जब आप एक ऐसा वर्ड यूज़ करो जो शो करता है कि हाँ सेंट्रलाइज हो चुके हैं। तो अभी तक तो वर्ड क्या यूज़ हो रहा था? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, बट नाउ दे आर यूजिंग वर्ड इंडिया, है ना। ये लिख रहे हैं ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इनका फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मान चुके थे कि हाँ हमने अब पूरा सेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्योरली क्या बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। मतलब अब इनका ट्रेड पे उतना ध्यान नहीं है, नाउ दे आर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स संभाल रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं इंडिया का, ठीक है। फिर क्या होगा? अगले 20 साल यही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, ठीक है। फिर आपका चार्टर एक्ट आता है 1853, ओके। इसमें क्या होगा? इन्होंने फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, ठीक है।
देखिए ऊपर हमने देखा कि 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था लॉज को, रेगुलेशंस को, एक्ट्स को एग्जीक्यूट करना, है ना। बट ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, लॉज बना भी रहे थे। बट अब क्या किया है इन्होंने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल अब रूल्स बनाएगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको एग्जीक्यूट करेगी। बात समझ में आ रही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई 6 मेंबर्स के साथ। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 4 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की 6 मेंबर्स, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज़, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओपन सिस्टम, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम कौन सा एक्ट लेके आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, याद रखना, ठीक है। और इस सिविल सर्वेंट के ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मैकले कमेटी। तो मैकले कमेटी जो बनी वो किसके लिए है, इंडियन सिविल सर्विस को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, हमको लोकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारे यहाँ के लोग किस में होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 4 मेंबर्स 6 में से लोकल गवर्नमेंट के होंगे, जो कहाँ से हैं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ये 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। इनके लोग 6 में से 4 लोग यहाँ के होंगे, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1853 आया, बट अब क्या हो गया, लोगों में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। तो 1857 में रिवोल्ट होती है ना, और फिर कंडीशन को संभालने के लिए लाया जाता है क्राउन रूल, जो शुरू होगा आपका 1858 से, ठीक है। तो क्राउन रूल के अंडर जो सबसे पहला एक्ट आता है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि ये इस एक्ट के थ्रू दिखाना चाहते थे कि हाँ ठीक है, कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया, बट नाउ क्या होगा, क्राउन रूल है ना, जो भी उनकी जो क्वीन है, जो भी है किंग है, नाउ वो रूल करेंगे, तो आपके यहाँ पर गुड गवर्नेंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि लोगों को पागल बनाया जा सके, है ना, उनको बहकाया जा सके, हाँ भाई अब आपके अंदर, आपके कंट्री के अंदर गवर्नमेंट सही होने वाली है ना। तो इन्होंने इसलिए इसको बोला गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, देखिए अब इसको नया नाम दे दिया है, वो है वायसरॉय। तो पहला कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, एक नया ऑफिस फिर बनाया गया जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बनाया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आपको बात समझ में आ रही है। देखिए लास्ट एक्ट में क्या बात हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, बट रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं कि ठीक है कंपनी ने आपको गलत किया, हम कंपनी रूल हटा रहे हैं। तो कंपनी रूल जब हटा दिया है तो अब एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए भी तो कोई बॉडी होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आपका क्या देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाएगी, ठीक है, जो उसको असिस्ट करेंगी। जो भी आपका सेक्रेटरी होगा उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की क्या है, एक काउंसिल है ना। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपका 1858 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861 में। यहाँ ये इनिशिएट करते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तक ये क्या कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल बनाया इंडिया का, फिर उसको वायसरॉय बना दिया, है ना। तो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे पावर को सेंट्रलाइज कर रहे थे। बट नाउ दे विल स्टार्ट डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे, एक तो ये ले आए आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी इनके काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिए गए, ठीक है, कि भाई तुम ये संभालोगे, तुम वो संभालोगे, ठीक है। और उसके बाद इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर वायसरॉय की काउंसिल में। ये क्या है, नॉन ऑफिशियल है, मतलब इनके पास कुछ राइट्स नहीं है, बट ये जाके बैठ के देख सकते हैं, सुन सकते हैं बस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और
इन्होंने एम्पावर किया वायसरॉय को इश्यू करने के लिए क्या, ऑर्डिनेंस। अब देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब आपकी काउंसिल नहीं है, ठीक है, जब आपकी काउंसिल नहीं है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा, है ना। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस हो सकता है उस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत हो, तो ऐसे केस में वायसरॉय क्या करेगा, अपनी पावर यूज़ करके कुछ एक्ट पास कर सकता है, ठीक है, उनको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। कुल मिला के कोई भी ऐसा एक्ट या लॉ जो बिना काउंसिल के आपके वायसरॉय ने पास किया है, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस, ठीक है, और ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो इसमें पावर दी गई वायसरॉय की कि ठीक है, अगर काउंसिल काम नहीं कर रही है और कोई इमरजेंसी आती है तो यू कैन इश्यू ऑर्डिनेंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये सब तो कुछ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे काउंसिल में उनका नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, बट अभी भी मेजॉरिटी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे, अभी हमने लास्ट एक्ट में देखा इंडियंस थे, ठीक है। तो इन्होंने इनकी नंबर ऑफ़ इंडियंस तो बढ़ा दिया, बट ये अभी भी क्या हैं, नॉन ऑफिशियल हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, अभी भी ये मेजॉरिटी में नहीं है, इंडियंस मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी अभी भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। और एक चीज़ और हुई, बजट डिस्कशन और क्वेश्चन एड्रेस करने का जो प्रोविज़न था वो भी लाया गया, ठीक है, कि हाँ भाई बजट डिस्कशन होगा काउंसिल के अंदर। इससे पहले क्या होता था, जो इन्होंने बजट पास कर दिया इट इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होता था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बजट का डिस्कशन भी होगा और क्वेश्चन भी एड्रेस होंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1909, ठीक है। ये लास्ट के जो 2 एक्ट हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो ढंग से सुन लेना। देखिए इसको बोलते हैं आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो मोरले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन था, वायसरॉय। इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था उसका साइज़ बढ़ा दिया गया। साइज़ कितना, पहले इसमें 16 सीट थी, अब 16 से कर दी 60, पहली चीज़। अब दूसरी बात, मेंबरों को अलाउ कर दिया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कुछ भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने पूछा, उसका आंसर मिला। अब इस आंसर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वो सेकंड क्वेश्चन ही क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप अगर आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो, आपके पास अगर उस आंसर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी है दैन यू कैन आस्क इट, ठीक है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले क्या था कि आपने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एड्रेस कर दिया, दैट्स ऑल। अब आपका डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, आपको फर्दर कुछ जानना है नहीं है जानना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया गया कि ठीक है आप लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देखिए इससे पहले आप देख रहे थे कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था ना, उसमें इंडियंस जा रहे थे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। बट ये पहली बार होगा कि कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा, और वो कौन है, आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू एक इंडियन, जो पहला इंडियन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करेगा वायसरॉय की, वो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को। मतलब कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटीज़, है ना, कि अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइड करने वाला काम इसी एक्ट के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना दिया, सेपरेट इलेक्ट्रेट बना दिया, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। अब देखिए सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या है, अगर हम यहाँ समझें तो सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब ये है कि कोई अगर मुस्लिम मेंबर है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट करने के लिए भी वोट कौन डालेंगे, मुस्लिम्स ही डालेंगे ओनली, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कोई मुस्लिम अगर इलेक्शन में खड़ा होता है या कुछ भी पोस्ट के लिए उसको इलेक्ट करना है, तो उसको वोट भी कौन देंगे, बस उसकी कम्युनिटी के लोग, उसके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ठीक है। तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बना दिया गया। अब आप देख रहे हो, तो मुस्लिम्स के लिए बनाया मतलब एक कम्युनिटी को अलग कर दिया। दैट इज़ वाई हम क्या कह रहे हैं, इन्होंने लीगलाइज कर दिया किसको, कम्युनलिज्म को, है ना। तो मिंटो को क्या बोलते हैं, इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, मतलब कम्युनिटीज़ के हिसाब से इलेक्ट्रेट बनाने वाले पिताजी। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। तो यही जो पहला नाम है ये आपका सेक्रेटरी होगा और दूसरा नाम आपका वायसरॉय होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, रिलैक्स कर दिया सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, मतलब सब्जेक्ट कर दिए सेपरेट। मान लीजिए कि बोल दिया कि ठीक है एजुकेशन पे तो सेंट्रल लॉ बनाएगी बट फॉरेस्ट पे स्टेट लॉ बना सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, है ना। स्टेट मतलब प्रोविंसेस, मतलब उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया, जिससे क्या हो, सेंट्रल का कंट्रोल हट जाए प्रोविंसेस से। मतलब प्रोविंसेस अपने सब्जेक्ट पे काम करेंगे और सेंटर अपने सब्जेक्ट पे काम करेगा। बात क्लियर है। और दूसरी चीज़ क्या हुई, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व्ड, ठीक है। मतलब एक तो जो उनके लिए पहले से ही रिजर्व हैं वो, और दूसरे वो जो उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरकी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस हुई डायरकी कहाँ पे, प्रोविंसेस में। बात समझ में आई। इसके बाद फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे कंट्री में और दो हाउस आ गए, एक तो अपर हाउस और एक लोअर हाउस, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट जिनको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप राज्यसभा और लोकसभा भी बोलते हो। तो फर्स्ट टाइम दो हाउस बनाए गए। देखिए ये जो दोनों हाउस है ना वो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट हैं। अभी तक तो क्या था, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक ही बॉडी थी, बट अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो बॉडी बना दी गई, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या आई, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे अब कंट्री में, ठीक है। लोग डायरेक्ट चूज़ करेंगे कि उनका जो भी नेता है वो कौन होगा, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन आया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे, ठीक है। उसके बाद हाई कमिश्नर, एक नया ऑफिस बनाया गया इंडिया के लिए, बट कहाँ पे बनाया गया, लंदन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, एक ही मेंबर है जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, बट अब क्या होगा, 3 मेंबर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होंगे, इंडियन, मतलब बराबर बराबर 3 इंडियन होंगे और 3 कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद ऊपर क्या हुआ था, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट आया था, अब इन्होंने 4 कम्युनिटीज़ के लिए और इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ में। सिख, इंडियन जो क्रिश्चियंस हैं, जो एंग्लो इंडियंस हैं और यूरोपियंस हैं, इन चारों कम्युनिटीज़ के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाए गए। वही सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब ये लोग, अपनी कम्युनिटी के लोग अपना जो भी नेता होगा वो खुद चूज़ करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, ठीक है। ये स्टेबलाइज करेगा ऑल इंडिया फेडरेशन, पहली चीज़। दूसरी बात, पावर का डिवीज़न होगा सेंटर एंड यूनिट्स में। देखिए इससे पहले क्या हुआ था, आपके जो सब्जेक्ट थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जो कुछ सेंटर के कुछ प्रोविंसेस के। अब यहाँ पे हैं तीन लिस्ट। एक तो है फेडरल लिस्ट, इस पर रूल्स बनाएगी आपकी सेंटर, ठीक है। एक है प्रोविंशियल लिस्ट, इस पर रूल बनाएंगे आपके प्रोविंसेस। एक है कॉन्करेंट, जिस पे दोनों लॉ बनाते हैं, ठीक है। जो हम सिस्टम अभी फॉलो करते हैं वो सिस्टम इसी एक्ट से लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अभी भी 3 लिस्ट है ना, वो जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है वो यहीं से किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि चीज़ें इंडियंस के फेवर में होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को डर है, ठीक है, कि अब हमारा टाइम आ गया यहाँ से जाने का, है ना। तो ये फेवर में करके ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे इंडियंस को रोक लें, बट अब हम नहीं रुकने वाले हैं। कुछ टाइम बाद हम क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो डायरकी प्रोविंसेस में आई थी इसको हटा दिया गया, ठीक है। मतलब जो इनके सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, इसको हटा के सीधे क्या कर दिया, ऑटोनॉमी। मतलब सब्जेक्ट एक ही लिस्ट में रहेंगे, अब वो हमको पता चल गया, प्रोविंशियल लिस्ट एक सिंगल लिस्ट बन चुकी है, इसलिए डायरकी ख़त्म। दूसरी चीज़ हुई है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब जो प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनोमसली काम कर सकते हैं, मतलब सेंटर का उन पर कोई दबाव नहीं है, क्लियर है। फेडरल कोर्ट बना कहाँ पे, 1937 में। उसके बाद 10% जो टोटल पॉपुलेशन का है उस टाइम पे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। देखिए सिर्फ 10% लोगों को ये वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना।
बाईकैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस में से, टोटल कितने प्रोविंसेस थे 11, उनमें से 6 में क्या आया है बाईकैमरलिज्म। अब ये याद रखना, देखिए यहाँ पे हमने बाईकैमरलिज्म हम लेके आए हैं, बट किस में, सेंटर में, ठीक है, जिसको ये फेडरल बोलते थे। बट यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बाईकैमरलिज्म प्रोविंसेस में भी आ चुका है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर पूछे कि सेंटर में बाईकैमरलिज्म किस एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ तो दैट इज़ योर 1919, बट पूछे कि प्रोविंसेस में किस से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ 1935, है ना। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना, बहुत समझ के पढ़ना क्वेश्चन, एक वर्ड भी गलत पढ़ा तो बस माइनर मिस्टेक और आपके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और सही हुई, सही क्या हुई, मतलब अगेन वही सेपरेट इलेक्ट्रेट किसके लिए, डिप्रेस क्लास और वुमेन एंड लेबर के लिए, ठीक है। तो 2 कम्युनिटीज़ के लिए और सेपरेट इलेक्ट्रेट आ गया। दिस इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब याद रखना अपन, ठीक है, आज़ाद होंगे तो उसके बाद एक पहली कैबिनेट बनी थी, ठीक है। इन स्टोरी फॉर्म हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, कि 1935 से आगे की टाइमलाइन में क्या हो रहा है। बट यहाँ पे क्या याद रखना कि फ़र्स्ट कैबिनेट जो थी फ्री इंडिया की, उसमें कुछ मिनिस्टर्स याद रखना, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर आपके अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है थोड़ा, है ना, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। तो करंट वाला ना पूछ के हो सकता है आपसे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पूछ ले, एफकेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, पहली चीज़। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर याद रखना, आर के क्या है ये, संगम, ठीक है। और आपकी बात करूँ मैं अगर हेल्थ मिनिस्टर की, तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ये आपकी हेल्थ मिनिस्टर थी। एंड रेलवेज़, ठीक है, क्योंकि रेलवे भी न्यूज़ में है, तो रेलवे फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन था, जॉन मथाई, ठीक है। तो ये चारों मिनिस्टर मेरे हिसाब से आपको याद रखने चाहिए। बाकी टेबल दी हुई है लक्ष्मीकांत में, आपको सारे पढ़ने, सारे पढ़ लेना, बट मैं बोलूँगा ये 4 तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम टाइमलाइन में कहाँ पहुँच गए, 1935 में, ठीक है। अब ये तो था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, कि कैसे चीज़ें शुरू हुई, है ना, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बातें शुरू हुई। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। वो टाइम आ चुका है कि नाउ इंडियंस को ज़रूरत है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि नाउ इंडियंस को बिलीव हो चुका है कि ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं, ओके, ये बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो हमें अगर अपना देश चलाना है तो हमारे पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, है ना। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के आप 5 या 10 दिन भी नहीं चला सकते, ठीक है, लोग एक दूसरे को मार देंगे, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इंडियंस को ये फील हो चुका था कि नाउ वी शुड हैव अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो फर्स्ट टाइम 1934 में मांग उठती है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये असेंबली क्या करेगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और इस बुक को बनाएगा कौन, ये असेंबली। तो ये पहली बार 1934 में आइडिया आया किसको, एम.एन. रॉय को, ये नाम भी याद रखना। तो फर्स्ट आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। कब दिया था, 1934 में। उसके बाद अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस टाइम तो हमारे पास एक ही पार्टी थी, है ना, जो ब्रिटिशर्स के से इंडियंस के बीच में क्या था, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो एक कड़ी थी, है ना, जो कम्युनिकेशन बिठा के रख रहा था, वो कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अगले साल बोल दिया 1935 में कि हाँ भाई, ऑफिशियली इन्होंने डिमांड कर दिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू बहुत समझदार आदमी थे, उनको पता था कि ब्रिटिशर्स ऐसे हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग तो कर रहे हैं, बट हो सकता है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अपने मेंबर रख दें, ठीक है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिशर्स खुद को इंट्रोड्यूस कर देते तो भाई फिर वो इंडियंस के फेवर में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बन पाते। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत समझदारी दिखाई और इन्होंने बोला कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब उसमें ब्रिटिशर्स नहीं होने चाहिए, है ना, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएंगे, है ना, इंडियंस। बात समझ में आ रही है। अब 1938 में ये बोला, अब 1939 में क्या होगा, आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1940 में ब्रिटिशर्स आते हैं ऑगस्ट ऑफर लेके, इसमें इन्होंने बोला इंडियंस को कि वो अगर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं
तो वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे। बट इंडियंस ने कहा कि कोई हमें पता नहीं है कब ख़त्म होगा, क्या होगा, है ना, और इतने टाइम तक हम वेट नहीं कर सकते। तो हमने इस ऑर्डर को क्या किया, इस ऑफ़र को क्या किया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स फिर 1-2 साल बाद फिर उनको चलो ठीक, फिर वो 1942 में एक आदमी को भेजते हैं, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। ये भी सेम बात बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट चाहिए हमको, देन एंड होने के बाद हम आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे। अगेन क्या हुआ कि हमने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और हमने सोचा कि हाँ भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं सहा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके आपका वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। ठीक है। उस टाइम पे हम रिवोल्ट्स भी कर रहे थे, है ना। और फिर आपका आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही ख़त्म हुआ 1945 में, उसके बाद एक मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। इसमें 3 ब्रिटिशर्स आते हैं, इन तीनों के नाम याद रखना, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और इनका हेड कौन था? अलेक्जेंडर था। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया है शायद CDS या FCAT में आया है। ठीक है। रिपीट भी हो सकता है, तो ये याद रखना, इनका हेड कौन था? अलेक्जेंडर। ठीक है। 3 लोग आए थे, इन्होंने बनाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें इन्होंने सीट कितनी रखी हैं? 389। तो 389 में से जो 292 सीट्स थी वो हैं प्रोविंसेस से। देखिए, प्रोविंसेस वो एरिया हैं जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। ठीक है। उसके बाद 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट से नाम क्लियर है कि कोई प्रिंस मतलब कोई किंग यहाँ पे रूल कर रहा है। ठीक है। तो रूल यहाँ पे इंडियन किंग ही कर रहे थे, बट स्टिल ये एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही थे। ठीक है। और 4 सीट थी आपकी कमिश्नर एरियाज से। तो ऐसे टोटल 389 सीट्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं। ठीक है। और मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होंगे? मेंबर्स सिलेक्ट होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरल वोटिंग सिस्टम। ये सिस्टम आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है। बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है कि इस सिस्टम से इन मेंबर्स का सिलेक्शन किया गया। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम से कितने मेंबर सिलेक्ट होंगे? वो हैं आपके 296, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 296 मेंबर। कौन कौन से? 292 तो जो आपके प्रोविंसेस वाले हैं, और 4 जो आपके कमिश्नर एरियाज़ वाले हैं। इन 296 को तो बनाया गया इलेक्टेड मेंबर, मतलब बोला कि इनको तो इलेक्ट करेंगे। ठीक है। बट आप खुद ही सोचिए, ये जो 93 हैं, यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? किंग रूल कर रहा है। तो इन्होंने बोला 93 सीट्स के लिए कि किंग कोई भी आदमी जो किंग को सही लगता है, किंग को सूटेबल लगता है, वो नॉमिनेट करके भेज देगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप मेरे को बताइए, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने जा रही है ना, इतना इम्पोर्टेंट काम उनको मिलने वाला है, तो क्या किंग चाहेगा कि कोई और जाए? नहीं चाहेगा, है ना। किंग खुद जाना चाहेगा। इतनी बड़ी एक असेंबली बनने वाली है ना, जो डिसाइड करेगी कि इंडिया कैसे रूल होगा आगे। तो इसलिए किंग ने 93 सीट्स पे किसी को भेजा ही नहीं। ठीक है। तो आप ये याद रखना, ये 93 सीट्स ना खाली रह जाती हैं। ठीक है। सिर्फ इतनी सीट्स पे इलेक्शन होता है। ठीक है। इसमें से 108 सीट INC को मिलती हैं, है ना। बात याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ऐसे करके आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ काम करेगी, वो काम याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद इन्होंने पहली मीटिंग की अपनी 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग हुई। ठीक है। अब फर्स्ट मीटिंग पे तो मेंबर्स मिल ही रहे हैं, है ना। तो इस टाइम कोई डिसाइड नहीं था कि कौन प्रेसिडेंट होगा, तो इन्होंने टेम्परेरीली किसको प्रेसिडेंट बना दिया? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? सीनियरिटी की वजह से। ठीक है। आप सीनियर आदमी हो, बूढ़े बड़े हो। इंडिया में तो ये कल्चर शुरू से ही है ना कि ठीक है, बूढ़े बड़ों की सुन लेंगे। तो ऐसे ही करके इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। ठीक है। बट 2 दिन बाद ये फिर मिलते हैं, इलेक्शन करते हैं, और इस बार इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके परमानेंट प्रेसिडेंट रहेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और टेम्परेरी कौन है? 2 दिन के लिए, 9 तारीख और 10 तारीख के लिए सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके 2 दिन बाद ये फिर मिले 13 दिसंबर को, और जवाहरलाल नेहरू लेके आए आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। जो भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे
कि ठीक है हमारा मेन गोल ये है। जैसे आप हर साल के शुरू में जनवरी में रेजोल्यूशन लेते हो ना, फैट टू फिट का या कुछ भी, ये वैसा ही है। तो इन्होंने भी रेजोल्यूशन लिया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमको इनको पूरा करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये तुम्हारी तरह नहीं है कि रेजोल्यूशन लिया और गया पानी में, इन्होंने पूरा किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा था वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, बट ठीक है अभी देखते हैं। तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ऐसा तो है नहीं ना सब लोग सुन के तुरंत ही एग्री कर जाएंगे, इस पर कुछ दिन डिस्कशन चला। उसके बाद 22 जनवरी अगले साल की 22 जनवरी को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। सब ने मान लिया कि हाँ ठीक है हम मान लेंगे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, सब ने इसको अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद ऐसी मीटिंग्स चलती रहीं, काम होता रहा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 वो दिन आया जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन गया था, ठीक है। तो कितने टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। एफकेट में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एफकेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 1 लाइनर, ठीक है, छोटे छोटे, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ और भी काम किए। इन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। बाकी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया 24 जनवरी को। और पहले प्रेसिडेंट कौन बनेंगे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी 24 जनवरी को ही बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम पूरा किया। अब हम बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपके लेके आए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, कब, 13 दिसंबर को। अडॉप्ट कब हुआ, 22 जनवरी को। ये 1946 है और ये 1947 है, याद रखना। तो इसमें पहली बात इन्होंने बोली कि इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक। मतलब कि इंडिया ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट होगा, कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएंगे। सोवरेन का मतलब ये है कि कोई भी हमारे जो इंटरनल मैटर हैं उनमें कोई भी आउटर जो पावर है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। और रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को पावर मिलेगी कि वो अपना नेता खुद चूज़ करें, है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी इंडियन स्टेट्स हैं, है ना, अपनी इंडिया की बाउंड्री में जो भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं इनको हम नाम देंगे इंडियन स्टेट्स का। इसका रीज़न क्या था, इन्होंने इसलिए बोला इंडियन स्टेट्स कि ताकि इनके साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी रहे कि हाँ भाई ये इंडिया के स्टेट्स हैं, ताकि ये क्या हो, अलग ना हो पाएँ। बात समझ में आ रही है। इंडियन स्टेट्स बोल के इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये एरिया इंडिया का है। बात समझ में आई। इसलिए इन्होंने बोला कि स्टेट्स को बोलेंगे इंडियन स्टेट। और स्टेट की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी ये कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही डिसाइड करेगी, ठीक है। दूसरी बात, स्टेट्स को इंडिविजुअल पावर दी जाएगी। क्यों, देखिए पहली बात तो अपना जो देश है, ठीक है, जो इंडिया है ना, एरिया काफ़ी ज़्यादा है हमारा, तो एक सेंट्रल पावर से इतना बड़ा एरिया रूल करना, रेगुलेट करना टफ़ है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडिया बहुत डाइवर्स है, ठीक है, कल्चर में, ठीक है, टोपोग्राफी में, ज्योग्राफी में, है ना। जैसे राजस्थान बहुत गर्म है तो आपका जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा है, ठीक है। राजस्थान में बारिश नहीं होती तो पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो देर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूल सभी स्टेट के लिए काम कर जाए, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है तो पानी के लिए अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे राजस्थान में, ठीक है। जबकि जिन स्टेट्स में बारिश अच्छी हो रही है उनके लिए अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो इस बात को सोचते हुए, डाइवर्सिटी को सोचते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि स्टेट्स को भी हम पावर देंगे ताकि वो अपनी नीड के हिसाब से अपने रूल्स बना सकें। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है, इंडिविजुअल पावर क्यों दी गई हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, है ना, ऐसी बस पढ़ने से मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि सबको जस्टिस मिलेगा, सोशल जस्टिस, मतलब सोशली सबका स्टेटस सेम रहेगा, है ना, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, कि अगर कोई बराबर काम कर रहा है तो उसको बराबर पैसे मिलेंगे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। बात समझ में आई। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ना एजुकेशन की ना कुछ, है ना।
अनपढ़ लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तीनों तरह के जस्टिस की बात की गई, और ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है? सब लोग जो भी वीडियो देखोगे कमेंट में बताओगे कि ये जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है हमने, किस कंट्री से लिया है। अगली बात इन्होंने बोली कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलने की इक्वलिटी मिलेगी, ठीक है? देखिए हुआ क्या था, एट दैट टाइम जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जो बैकवर्ड क्लास थे, है ना, या माइनॉरिटीज़ थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ से दूर रखा जाता था, ठीक है? तो इक्वलिटी लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली कि भैया अपॉर्चुनिटी का स्टेटस मिलेगा सबको, ठीक है? अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने ये भी बोला कि माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लास को सारे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब जैसा अब तक चलता आया है कि इनको दूर रखा गया, ऐसा नहीं होगा, इनको भी सारे बेनिफिट मिलेंगे। और फ्रीडम की भी बात की गई। फ्रीडम डिफरेंट टाइप की, एक्सप्रेस करने की, है ना, अपने रिलीजन की फ्रीडम, अपने बिलीफ की फ्रीडम, है ना, बात समझ में आ रही है, बोलने की फ्रीडम की भी बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे, ठीक है? और यही सारे पॉइंट आपके प्रीएम्बल में आने वाले हैं, ठीक है? तो प्रीएम्बल बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कॉपी है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके। अब उसके बाद देखिए, आप मेरे को बात बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, जिसमें 296 सीटें हैं जो कि इलेक्टेड हैं, ठीक है? 93 हैं जो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है? मान लिया ये खाली थी, बट 296 इलेक्टेड तो हैं। अब इतनी बड़ी एक असेंबली जिसमें इतने सारे लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का? आप छोटी छोटी कमेटी बना दो और उनको अलग अलग काम असाइन कर दो, तो काम जल्दी भी होगा और उनको पता होगा अपना फील्ड कि मेरे को किस एरिया में काम करना है, ठीक है? बहुत खिचपिच नहीं होगी। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, मेजर कमेटीज़ बनाई। अब इन कमेटीज़ के हेड कौन है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? मेजर कमेटीज़ के जो हेड हैं वो तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखिए 3 कमेटी थी, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी। इन तीनों के हेड हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। अगली 2 हैं प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। इनके हेड हैं आपके सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग के तो सबको ही पता होगा, BR अम्बेडकर। और रूल्स प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट भी थे और इसके हेड भी थे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक और कमेटी थी, वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। नाम से ही क्लियर है, जो ड्राफ्ट बनाएगी। ड्राफ्ट का मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते होगे, है ना, एडिट करने के बाद कभी कभी लगता है ना कि आगे बाद में देख लूँगा, है ना, रिव्यू के लिए रख देते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कौन बनाएगा? ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जो रिव्यू होने के लिए जाएगा। ये रिव्यू होने के लिए किसके पास जाएगा? इंडियंस के पास, ठीक है? तो इसलिए क्या बनाएगी? ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी आपका क्या है, होमवर्क है ना। इसमें कितने कौन से मेंबर थे वो आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स टोटल कितने मेंबर्स थे इसमें? 7, ठीक है? तो आपको नाम पता होना चाहिए। BR अम्बेडकर, है ना, गोपाल स्वामी अय्यर, राधाकृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। तो ये आप देखोगे, ठीक है? खुद से करोगे, कुछ काम खुद से भी करो, है ना। क्या डेवलप होगा? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? और आप लोग, अगर आपको याद है अभी, तो आप कमेंट्स में लिखोगे, कमेंट्स में नाम लिखोगे उन 7 मेंबर्स के। बात समझ में आ रही है? अब कुछ अलग फैक्ट भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में है। क्या? पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका जो सिंबल था या सील था वो क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट क्यों? क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो साइज़ में बहुत बड़ा है, ठीक है? तो साइज़ को देखते हुए कंपेयर किया तो एलिफेंट ही मिला इनको, तो भाई एलिफेंट रख दिया, ठीक है? लीगल एडवाइज़र कौन थे इनके? वो हैं BN राव। सेक्रेटरी कौन है? ये HBR। चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। ड्राफ्ट्समैन कौन है? जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके चीफ, ठीक है? कैलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है? तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कुछ और नाम भी हैं, ठीक है? अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं
तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हिंदी वर्जन किसने कैलीग्राफ किया है? ये कैलीग्राफर हैं जो ये इन्होंने इंग्लिश वर्जन कैलीग्राफ किया था, ठीक है। तो हिंदी वर्जन किसने किया था? याद है वो बसंत कृष्ण वैद्य, और इनके साथ एक और आदमी थे, है ना, जिन्होंने डेकोरेट किया था। वो कौन है? नंदलाल बोस। डेकोरेट किसने किया है? नंदलाल बोस। और हिंदी वर्जन लिखा किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत टाइम लगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखने में 9 साल लगे थे। तो ऐसा मत सोचना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है तो इसको लिखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा होगा। बात समझ में आ रही है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 9 साल लगे थे, ठीक है। और जो कनाडा का है उसका टाइम कुछ 2 साल 6 महीने है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सब कवर कर दिया, ठीक है। नोट्स यहाँ तुम्हारे सामने बने हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताया तो उस आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बाकी ये PDF में शेयर कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तब तक आप आगे पढ़ते रहिए। टेलीग्राम में हमने शायद 1 to 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे अलग टारगेट्स फॉलो करेंगे, है ना। और पीछे पीछे मैं आपको ये रिवीजन क्लासेस डालता रहूँगा, है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ ऑल, ठीक है। इस वीडियो के लिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गए हैं। 3, 4 एंड 5 हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लें, है ना। शॉर्ट कंटेंट रहेगा तो आपको चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होंगी। लाइक द सेशन, ठीक है। अगर ये यूज़फुल लगा सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद।